जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं प्रयोगवाद के जनक अज्ञे जी के द्वारा रचित कविता नदी के द्वीप को। बड़ी ही महत्वपूर्ण सी कविता है। बार बार बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए जाते हैं, साथ ही जीवन परिचय से भी प्रश्न किए जाते हैं। इसीलिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। प्रयास करूंगी बिल्कुल सरलता से आपको इस कविता को समझाने का। मगर इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए आज हम समझते हैं कविता नदी के द्वीप को। हम कविता को समझे, मगर इसके पहले मैं आपको एक दो इमेज दिखाऊंगी जिसमें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी कि कवि नदी के द्वीप के माध्यम से आखिर कहना क्या चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कविता समझने के पहले इमेज को देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्या है? ये द्वीप, नदी के द्वीप की इमेज है। और आपको पता है, आप सब लोग जानते हैं ना, नदी का द्वीप क्या होता है, द्वीप का निर्माण क्या होता है। ये जो ऊपरी जो भूभाग होता है नदी के अंदर, वह क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। और इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी के द्वारा होता है, नदी की जलधाराओं द्वारा होता है। उसी तरह देखिए, ये दूसरी जो इमेज है, ये हमारे भारतीय समाज की इमेज है, भारतीय समाज की तस्वीर है। और व्यक्ति का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? समाज के द्वारा होता है। हमारे संस्कार, हमारी जीवन शैली, हमारा रहन सहन, सब कुछ किसके द्वारा दिया हुआ है? समाज के द्वारा दिया हुआ है। मगर होता क्या है कि व्यक्ति जब समाज सुख देता है तो उसे तो स्वीकार कर लेता है, मगर जब किसी न किसी तरीके से व्यक्ति को दुख पहुंचता है तो वह समाज का विरोधी हो जाता है। मगर कवि ने ये कहा है कि सुख एवं दुख को मनुष्य को क्या करना चाहिए? समान रूप से स्वीकार करके समाज हित के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, यही कुछ कहना चाहती है ये कविता जो नदी के द्वीप है। इसमें जो बताया गया है कि द्वीप का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? नदी के द्वारा हुआ है। तो जिस तरह द्वीप प्रत्येक परिस्थिति में नदी की जलधारा के द्वारा जो भी परिस्थिति निर्मित होती है उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है, उसी तरह व्यक्ति को भी समाज के द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के लिए उसे क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए और सोच हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। यही बस ये कविता कहना चाहती है। तो चलिए अर्थ समझते हैं, आपको बेहतर समझ आएगा। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत ईश्वनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोण गलियां आंतरिक उभार सैकत कुल सब गोलाइयां उसकी गढ़िए। माँ है वह है, इसी से हम बने। हम कविता का अर्थ समझे, इसके पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। स्रोत ईश्वनी का मतलब होता है नदी, अंतरीप यानी आंतरिक, उभार का मतलब होता है उठा हुआ, सैकत कुल यानी रेत के किनारे, गढ़ी का मतलब होता है निर्माण करना। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियां नदी के द्वीप से ली गई है और इसके कवि अज्ञे जी है। प्रसंग लिख लीजिए जल्दी से। क्या है प्रसंग? कवि ने नदी एवं नदी के द्वीप के माध्यम से समाज एवं व्यक्ति के अंतर संबंधों का वर्णन किया है। फिर से देखिए, नदी एवं नदी के द्वीप के माध्यम से समाज एवं व्यक्ति के अंतर संबंधों का वर्णन किया है। चलिए अर्थ समझते। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत ईश्वनी बह जाए। द्वीप कहता है कि हम तो नदी के द्वीप है, यानी हमारे जो हमारा निर्माण है वो नदी के द्वारा हुआ है। इसलिए हम नहीं चाहते कि नदी की जो जलधाराएं हैं वो हमें छोड़कर कहीं और चली जाए या बह जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोण गलियां अंतरिप उभार सैकत कुल सब गोलाइयां उसकी गढ़ी है। माँ है वह, इसी से हम बने हैं। कहते हैं कि नदी के द्वारा ही हमें क्या हुआ है? आकार प्राप्त हुआ है। हमारे कोण, हमारी गलियां, हमारे आंतरिक भाग, हमारा उभार, साथ ही रेत के किनारे, सब उसके द्वारा क्या है? निर्मित है। इसीलिए वह क्या है? हमारी माँ है और हमारा निर्माण उसी के द्वारा हुआ है। फिर से समझ लीजिए एक बार अर्थ।
द्वीप कहता है कि हम नदी के द्वीप है, यानी हमारा निर्माण नदी के द्वारा हुआ है और हम नहीं चाहते कि जो जलधाराएं हैं या नदी है हमें छोड़कर कहीं और बह जाए, क्योंकि हमारा जो निर्माण है वो नदी के द्वारा हुआ है। हमारे जो कोण है, गलियां हैं, आंतरिक भाग है, उभार है, जो रेत के किनारे है, सब नदी के द्वारा निर्मित है। वह हमारी माँ के समान है या माँ है और इसी के द्वारा हम क्या है, निर्मित है। ठीक है। विशेष क्या होगा? विशेष है सरल भाषा है, साथ में अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद गुण है एवं नदी एवं द्वीप के माध्यम से समाज एवं व्यक्ति के अंतर संबंधों का वर्णन किया गया है। चलिए आगे अर्थ समझते हैं। किंतु हम द्वीप है, हम धारा नहीं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप है, स्रोत ईश्वनी के। द्वीप कहता है कि हम तो द्वीप है, हम नदी की जलधाराएं नहीं है, इसलिए नदी के प्रति जो हमारा जो समर्पण है वह कैसा है, स्थायी है। हम हमेशा से ही नदी के द्वीप रहे हैं। द्वीप क्या कहता है कि हम नदी के द्वीप हैं, हम नदी की जलधाराएं नहीं हैं और नदी के प्रति जो हमारा समर्पण है वो स्थायी है। हम हमेशा से ही नदी के द्वीप रहे हैं, किंतु हम बहते नहीं, क्योंकि बहना रेत होना है। द्वीप कहता है कि हम जलधाराओं के साथ बह नहीं सकते, क्योंकि यदि हम बहेंगे तो रेत हो जाएंगे। क्या कहता है कि हम जलधाराओं के साथ बह नहीं सकते और यदि हम बहेंगे तो क्या बन जाएंगे, रेत बन जाएंगे। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। यदि हम जलधाराओं के साथ बहने लगे तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। पैर उखड़ेंगे, पलवन होगा, ढहेंगे सहेंगे, बह जाएंगे। कहते यदि हम जलधारा के साथ यदि बहने लगे तो धीरे धीरे जलमग्न हो जाएंगे और हमारा अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और फिर हम चूर्ण होकर भी क्या धारा बन सकते। और द्वीप कहता है हम चूर्ण होकर भी कभी नदी की जलधारा नहीं बन सकते हैं। रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदा ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनेंगे कहते हैं। और रेत बनकर हम जलधारा को या जल को गंदा करेंगे और समाज के लिए अनुपयोगी हो जाएंगे। चलिए फिर से अर्थ समझ लेते हैं। द्वीप कहता है कि हम नदी के द्वीप हैं, हम नदी की जलधाराएं नहीं हैं और नदी के प्रति जो हमारा समर्पण है वह स्थायी है, किंतु हम बह नहीं सकते हैं जलधाराओं के साथ, क्योंकि यदि हम बहे तो हम रेत हो जाएंगे और हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हम जलमग्न हो जाएंगे और पूर्ण रूप से हमारा जो आकार है, हमारा जो अस्तित्व है समाप्त हो जाएगा और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी जलधाराएं नहीं बन सकते हैं। और रेत बनकर हम क्या करेंगे, जल को गंदा करेंगे, जो कि सभी के लिए क्या होगा, अनुपयोगी होगा। मुझे उम्मीद है क्योंकि सरल भाषा में लिखी गई कविता है, आपको आसानी से अर्थ समझ आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं। द्वीप है हम, यह नहीं है साप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र है, बैठे नदी की क्रोड में, वह वृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड हमारा पितर है। साप का मतलब होता है श्राप, नियति यानी भाग्य, क्रोड यानी गोद, भूखंड यानी तो जानते हैं, वृहद यानी विस्तृत, पितर यानी पिता। चलिए अर्थ समझते। द्वीप कहता है द्वीप है हम नदी के द्वीप है, यह नहीं है साप, यह अपनी नियति, ये हमारे लिए श्राप नहीं है बल्कि हमारा भाग्य है। हम नदी के द्वीप है, यह हमारे लिए श्राप नहीं बल्कि हमारा भाग्य है। हम नदी के पुत्र है, बैठिए नदी के क्रोड में, कहते हैं हम नदी के पुत्र है, इसीलिए नदी के गोद में बैठे हुए हैं। वह विस्तृत भूखंड हमको मिलाती है और वह भूखंड हमारा पितर है। कहते हैं जो नदी है वो हमें विस्तृत भूभाग से मिलाती है और वह जो भूभाग है वह हमारा क्या है, पिता है। फिर से अर्थ समझ लीजिए। द्वीप क्या कहता है कि हम नदी के द्वीप है, यह हमारे लिए श्राप नहीं है बल्कि हमारा भाग्य है और हम हमेशा से नदी के पुत्र हैं और नदी की गोद में बैठे हुए हैं। नदी हमें
विस्तृत भूखंड से मिलाती है, वह जो भूखंड है वह हमारा क्या है, पिता है। चलिए आगे अर्थ समझते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आसानी से अर्थ समझ आ गया होगा। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो, यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से अतिचार से तुम बड़ो प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे, यह स्रोत ईश्वनी ही कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर काल प्रवाहनी बन जाए, तो हमें स्वीकार है वह भी, उसी में रेत होकर फिर छनेंगे जमेंगे, फिर कहीं पैर टेकेंगे, कहीं फिर से खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार, मात उसे फिर संस्कार तुम देना। भूखंड का मतलब तो आप जानते हैं, ठीक है। आह्लाद यानी होता है अत्यंत प्रसन्न हो जाना, स्वेचार यानी स्वयं की इच्छा, अतिचार यानी अत्याचार, प्लावन यानी जलमग्न, घर घराता यानी घर घर की आवाज से, कर्मनाशा यानी कर्म का नाश करने वाली, कीर्तिनाशा यानी कीर्ति का नाश करने वाली। चलिए अर्थ समझते हैं। नदी तुम बहती चलो, दीप कहता है कि नदी तुम हमेशा बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है मिलता रहा है, भूखंड से जो स्नेह हमको मिल रहा है वो हमेशा मिलते रहेगा, मांझती संस्कार देती चलो, इसलिए तुम हमारा निर्माण करते हुए और हमें संस्कार देते हुए हमेशा बहती रहो, यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वेच्छार से अतिचार से तुम बड़ो प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे। कहते कभी ऐसा हो कि तुम अत्यधिक प्रसन्न हो जाओ या दूसरों की इच्छा से या उनके अत्याचार से तुम्हारी जो जलधाराएं हैं वो तेज गति से घर घर की आवाज करते हुए बहने लगे। कहते यदि कभी ऐसा हो कि तुम अत्यधिक प्रसन्न हो जाओ या दूसरों की इच्छा से या उसके अत्याचार से तुम्हारा जल क्या हो जाए, बढ़ जाए, और तुम घर घर की आवाज से क्या करने लगो, तेज गति से बहने लगो, यह स्रोत ईश्वनी ही कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर काल प्रवाहनी बन जाए, और यह जो नदी है कर्म एवं कीर्ति का नाश करने वाली तेज जलधाराएं बन जाए, तो हमें स्वीकार है वह भी। कहते हैं द्वीप कहता है कि हमें तुम्हारा वह रूप भी स्वीकार है, उसी में रेत होकर फिर छनेंगे जमेंगे, कहीं फिर पैर टेकेंगे। कहते उस तेज प्रवाह में हम फिर रेत हो जाएंगे मगर फिर किसी स्थान पर छनेंगे और हमारा निर्माण होने लगेगा, हम जम जाएंगे और फिर से हमारा निर्माण होगा, कहीं फिर से खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। कहते हैं और फिर कहीं किसी जगह फिर से एक नए द्वीप का निर्माण होगा, मात उसे फिर से संस्कार तुम देना। कहते नदी तुम तो हमारी माँ हो और तुम हमेशा हमें संस्कार देते हुए हमारा निर्माण करते हुए बहती रहना। चलिए फिर से अर्थ समझते हैं। द्वीप कहता है कि नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो हमें स्नेह मिला है हमेशा मिलते रहेगा, तुम हमें संस्कार देती हुई और निर्माण करती हुई आगे बढ़ती चलो, मगर कभी ऐसा हो कि तुम अत्यधिक प्रसन्न हो जाओ या दूसरों की इच्छा से या अत्याचार से तुम्हारी जलधाराएं बढ़ जाए और घर घर की आवाज करते हुए तुम क्या करने लगो, तेज गति से बहने लगो, यह जो नदी है कर्म एवं कीर्ति का नाश करने वाली बनकर तेज गति से प्रवाहित होने लगे, तब भी हमें तुम्हारा वह स्वरूप स्वीकार है। हम उस तेज जलधारा में फिर से रेत होंगे, छनेंगे जमेंगे और फिर से कहीं पर हमारा निर्माण होना शुरू हो जाएगा और फिर से एक नए द्वीप का निर्माण होगा। तुम तो हमारी माँ हो, फिर से तुम हमें क्या करना, संस्कार देना। मुझे उम्मीद है आपको यह जो कविता है आसानी से समझ आ गई होगी, क्योंकि सरल भाषा में लिखी गई कविता है और कवि क्या कहना चाहता है इस कविता के माध्यम से आप यह भी समझ गए होंगे कि जिस तरह द्वीप प्रत्येक परिस्थिति में उसे स्वीकार माफ़ कीजिए जिस तरह द्वीप प्रत्येक परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार है, उसी तरह हम व्यक्ति को भी क्या करना है, प्रत्येक परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना या
प्रत्येक परिस्थिति को स्वीकार करना है, उसे सकारात्मक रूप से लेना है, नकारात्मक रूप से नहीं लेना है, तभी समाज एवं राष्ट्र का उत्थान हो पाएगा। यही समझाना चाह रहे हैं कवि इस कविता के माध्यम से, और मुझे उम्मीद भी है आपको आसानी से समझ आ गया होगा। विशेष क्या होगा? सरल भाषा है, अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद गुण है, साथ ही व्यक्ति एवं समाज के अंतर संबंधों को समझाया गया है। और मुझे उम्मीद है अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो आपसे आसानी से बन जाएंगे। इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।